हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉक टेस्ट पेपर। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट के लिए 2 मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करता है। पहला मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी आईसीएआई के वेबसाइट के अंदर में अपलोड हो चुका है। हम आज वो वाला मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं जो कि जुलाई 2020 अटेम्प्ट के लिए है। शायद अगर ये अटेम्प्ट स्किप होता है तो नवंबर 2020 से रिलेटेड ये मॉक टेस्ट पेपर हो सकता है। मॉक टेस्ट पेपर, जैसा कि मैंने आज तक का पास्ट ट्रेंड देखा है कि जनरली मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर में से एक क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट के फाइनल एग्जाम में आता ही है, तो वो मार्क्स को अश्योर कराता है। एंड सिंस इट इज फॉर योर प्रैक्टिस, इसके थ्रू हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाते हैं। सो दैट इज वाई आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मॉक टेस्ट पेपर। बट बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको पहले कुछ बातें अनअकैडमी के लिए बोल दूंगा। सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं, कि प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने एप्पल स्टोर के अंदर में या फिर आपका गूगल प्ले स्टोर के अंदर में जाइए और वहां पे जाके आपको अनअकैडमी के ऐप को करना है सर्च, अनअकैडमी के ऐप को करना है इंस्टॉल। उसके अंदर जाना है सीए फाइनल में और सीए फाइनल के अंदर जाना है सीए फाइनल प्लस के अंदर। अब सीए फाइनल प्लस के अंदर में आपको यहाँ कई सारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप इस शीट के ऊपर देख सकते हैं 4500 मिनिमम टू मैक्सिमम 24,000 टू 36,000। इस फीस में कंसिडर इट लाइक अ नेटफ्लिक्स का चैनल या अमेजॉन प्राइम का चैनल। अंदर जितने भी फैकल्टीज है हर एक सब्जेक्ट के लिए इस दौरान आप उन्हें अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड एक्सेस फॉर दिस पीरियड देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर दिया है और जैसा कि इस फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर आप इंडिविजुअली किसी भी फैकल्टी के सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो दिस फीस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। यस, ये लाइव क्लासेस रहेगी, यानी आप लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं टीचर के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय अगर आप अवेलेबल नहीं थे तो आप पीछे से वो वीडियो को नहीं देख सकते। वीडियोस को ऑफलाइन भी देखा जा, ऑफलाइन आई मीन लाइव नहीं देख के बाद में भी ऐप के थ्रू देखा जा सकता है। मोरोवर, अगर आप सुमित सीए कोड यूज करते हैं तो आपको 10% इसके अंदर में फर्दर डिस्काउंट भी मिलता है। सो दिस इज वॉट द इनिशियल इज ऑल अबाउट। इस चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मॉक टेस्ट पेपर को लेके। मेरा पहला रिक्वेस्ट रहेगा स्टूडेंट से, प्लीज ओपन द मॉक टेस्ट पेपर, बोथ क्वेश्चन एंड आंसर शीट, क्योंकि जनरली आप साथ साथ में लिखते नहीं है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ओपन कर दीजिए एंड देन वी कैन स्टार्ट इट। सो दिस इज द मॉक टेस्ट पेपर। मैंने मेरे इसमें क्वेश्चन शीट, आंसर शीट दोनों ओपन कर दी है। आइए हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए है। मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें पूछी गई है। फ्लाइंग एयरवेज लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड इंजन्स एंड सेल्स देम टू लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक बोइंग एंड एयरबस। 1st April 2001 कंपनी बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन लाइन। आपको उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ कॉस्ट्स दिए हुए हैं। बेसिक मटेरियल कॉस्ट दिया है 10,000, जो कि 12.5 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लिया जाता है। रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट, अलग से दिया हुआ है। सिंस इट इज रिकवरेबल, हम इसे नहीं लेते बराबर, क्योंकि एनीथिंग दैट इज रिकवरेबल वो वहां पे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इंडिया 16 इज वेरी क्लियर, रिकवरेबल टैक्सेस नहीं इंक्लूड करना, तो ये हम नहीं लेंगे। Employment cost for the construction for 3 months to 30th June. Overheads directly related, आप directly related overheads ले सकते हैं, पर allocated overheads जो होते हैं वो इंडिया 16 बोलता है कि नहीं लेना है बराबर। Payment to external advisors, yes this is permitted as per इंडिया 16, तो इंडिया 16 के अंदर में आएगा ये expected dismantling and restoration cost, तो ये हो गया आपका decommissioning cost, ये भी आपको इंक्लूड करना परमिटेड। मतलब मैं अगर आपको इन शॉर्ट ओवरऑल इंडिया 16 पूरे की बात करूं तो मटेरियल, लेबर, मतलब ओवरहेड्स दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये सब के सब इंक्लूड किए जाते हैं। ये सारे के सारे आपके इंडिया 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट के पार्ट होते हैं। बट एबनॉर्मल कॉस्ट्स ये नहीं होते। ठीक है, अच्छा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी होता है। डिस्काउंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर टू बी एक्सक्लूडेड। अगर जीएसटी रिकवरेबल है, टैक्सेस रिकवरेबल है, तो उन्हें इंक्लूड मत कीजिए। जनरल ओवरहेड्स को इंक्लूड मत कीजिए। जब तक रेडी टू यूज हो गया तब तक का कॉस्ट इंक्लूड कीजिए, उसके बाद का कॉस्ट इंक्लूड मत कीजिए। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं ओवरऑल, जो सारी की सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यस डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे मेरे हिसाब से डिटेल दिया होगा इस पॉइंट से रिलेटेड, हम आगे चल के देखेंगे।
फिलहाल एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन स्टाफ engaged in the production line which took 2 months to make ready for use and was brought into use on 31st May 2001. 31st May 2001 कंस्ट्रक्शन स्टाफ के जो बोला गया है विच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन लाइन, उसमें बोला है इस प्रोडक्शन लाइन को 2 महीने लगे हैं रेडी टू यूज होने के लिए। हर वर्ड को एग्जाम में ना बहुत केयरफुली पढ़ना, क्योंकि आपकी तरफ से अगर एक भी वर्ड स्किप हुआ तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है आपकी तरफ से। तो 2 महीने, और अगर आप ऊपर देखेंगे ऊपर, तो ऊपर दिया गया है 3 महीने। मैं ये वाले पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, 2 महीने और ऊपर क्या दिया गया है 3 महीने। तो दोनों के बीच का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेडी टू यूज तक का सिर्फ 2 महीने का कॉस्ट लेना चाहिए था। मतलब 1200 इंटू 2/3, 1200 इंटू 2/3 ये होता है 800। तो वी नीड टू रिवाइज दिस कॉस्ट। हम जब ऐड करेंगे तब हम लोग 800 ऐड करेंगे, ठीक है। अदर ओवरहेड जो उसके नीचे दिया हुआ है, incurred in 2 months period from 31st May to ending 31st May 2001, the included abnormal cost of 3 लाख रुपीज। एबनॉर्मल कॉस्ट, मैंने आपको कहा था एबनॉर्मल कॉस्ट आप इंक्लूड नहीं करते हैं, बराबर है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, एबनॉर्मल कॉस्ट 3 लाख रुपए। अच्छा, ऊपर फिगर इन थाउजेंड्स है, ध्यान दीजिएगा, हर चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 3 लाख मतलब कितना माइनस करना है, 300। एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है। ये 900 दिया है, क्या ये भी 3 महीने की है? ये तो नहीं बोला, पर नीचे बोला गया है कि 2 महीने का अदर ओवरहेड्स इनकर्ड इन द 2 मंथ्स पीरियड। 2 मंथ्स पीरियड थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, बट वी विल डीम कि वो भी उतना ही होगा। जनरली स्टूडेंट के दिमाग में एक मेंटालिटी होती है कि सर लेबर कॉस्ट जितने महीने का दिया होता है ना, उतने ही महीने का ओवरहेड भी दिया रहता है, पर ऊपर की लाइन में 3 महीने वर्ड मिसिंग है, ठीक है। और नीचे की लाइन बोलते हैं कि 2 महीने का जो कॉस्ट था उसमें एबनॉर्मल कॉस्ट 300 था। ये नहीं बोल रहा कि ऊपर का कॉस्ट 2 ही महीने का है, बट ये भी नहीं बोल रहा कि वो 3 महीने का है। सो वी विल डीम कि हाँ वो 2 महीने का ही है। सर कैन वी डीम इट टू बी 3 मंथ्स? थोड़ा क्लियरली लिखना, मेरे हिसाब से ऐसा डीम मत कीजिए, जब तक क्लियरली नहीं लिखा है तब तक ये डीम मत कीजिए। नीचे का पॉइंट 2 मंथ्स की बात करता है, वो ज्यादा प्रिसाइज लगता है सुनने को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कॉस्ट में से 300 का कॉस्ट कर दूंगा माइनस, मेकिंग दिस कॉस्ट टू बी 600, ठीक है, 600। प्रोडक्शन लाइन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 8 years। अब ये डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट पे चला गया है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एडवाइजर की कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। मुझे डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे आना था, थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए द अप्रोप्रिएट रेट टू यूज इन एनी डिस्काउंटिंग कैलकुलेशन इज 5%। अप्रोप्रिएट रेट कितना होता है, 5%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर 8 year 5% डिस्काउंट रेट इज 0.68। यानी ऊपर दिया हुआ एस्टिमेटेड कॉस्ट ओवरऑल पीरियड का है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसे डिस्काउंट 0.68 से। तो 2000 इंटू 0.68 मेकिंग इट 1360। तो ओवरऑल अगर हम देखें, यहां तक के मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, बट यस हम यहां तक के अपना ओवरऑल कॉस्ट निकाल सकते हैं। 10,000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 1360 मेकिंग द टोटल कॉस्ट टू बी 13,260। 13,260, हाँ भाई, तो ये है हमारी आंसर शीट। यस 13,260 हमारा मैच हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी को लेके, बीच में मैंने छोड़ा था। एट द एंड द एसेट हैज अ लाइफ ऑफ 8 years। एट द एंड ऑफ दैट लीगली रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द प्लांट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। द कॉस्ट इज 2 million मेंशन्ड अबव इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। उन्होंने क्लियर किया है, ऊपर लगे हुए 2000 जो दिए हैं हमने, वो एंड ऑफ द पीरियड पे लगने वाला कॉस्ट है। 4 years आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू यूज, कितने साल बाद, 4 साल। 4 years after being brought into use, production line will require a major overhaul to ensure that it generates economic benefits for the second half of its useful life. For the second half of its useful life, the estimated cost of overhaul at current price is 3 million। ठीक है, आपके एसेट की कॉस्ट को वो 2 टुकड़ों में बांट रहा है। चलिए मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूं। हमारा 13,260 है, 13,260 के कॉस्ट को हम लोगों को 2 टुकड़ों में बांटना है। 13,260 को हमें 2 कॉस्ट में बांटना है। एक है हमारा ओवरहॉल का कॉस्ट विच इज 3 million। 3 million मतलब 30 lakhs होता है, बराबर, और 10,260 तो ये हो गया आपका 13,260 का स्प्लिट। एक की लाइफ है 4 साल, दूसरे की लाइफ है 8 साल। एक की लाइफ है 4 साल, दूसरे की लाइफ है 8 साल। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर आपको फोकस करना है इज कि एसेट रेडी टू यूज हुआ 31 मई को, 31 मई को यानी 1 जून से।
तो जो फर्स्ट ईयर है जिसका हम लोग अभी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ईयर, ये सिर्फ 10 महीने का डेप्रीसिएशन होगा। ये बात ध्यान रखना, कितने महीने का रहेगा? 10 महीने का डेप्रीसिएशन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक के? ओके, तो ये छूट सकता है स्टूडेंट की तरफ से, कभी कभी पूरे साल का डेप्रीसिएशन ले लेता है, इसलिए कंसेप्ट पहले बोल दिया। अब देखो इंड AS 16 डेप्रीसिएशन कंसेप्ट में कंपोनेंटाइजेशन है, जो बोलता है कि अगर आप स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की लाइफ जानते हो तो उनको उसके अकॉर्डिंगली डेप्रीशिएट करो। हर कंपोनेंट को उसकी लाइफ के हिसाब से डेप्रीशिएट करते हैं। बट लेट्स से आई डोंट नो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, बट आई नो a major part of the component will require to be replaced, major number of plural sense में components will be required to be replaced after a certain period of time। देखिए दो तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है रिपेयर, एक होता है ओवरऑल। रिपेयर मतलब छोटा मोटा डे टू डे सर्विस कॉस्ट होता है, और जो मेजर रिपेयर बोलते हैं ना उसको बोलते हैं ओवरऑल। ओवरऑल में रिप्लेसमेंट होता है। ओवरऑल यानी ओवरऑल एसेट को पूरे तरीके से रीस्टडी करना, रीचेक करना, खराब पार्ट्स को निकाल के उसको रिप्लेस कर देना, दैट इज नोन एज ओवरऑल। यानी ओवरऑल का ये मतलब है कि इस एसेट में से कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो 4 साल बाद हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं कंसेप्ट? 4 साल बाद इन्हें ओवरऑल में रिप्लेस करना पड़ेगा। ये एसेट्स को हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, बट हाँ ये कुछ मेजर चीजें हैं जो खराब हो जाएगी। जैसे कि आप कार लेते हो तो आप बोलते हो कि हाँ 4-1 साल बाद टायर खराब होते हैं, सस्पेंशंस खराब होते हैं, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो खराब होती है जनरली। तो उसके बेसिस पे अपन ये पूरी की पूरी कहानी को 2 टुकड़ों में कर सकते हैं स्प्लिट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो भाई हम क्या करेंगे, इस एसेट के दोनों पार्ट को एज सेपरेट कंपोनेंट मान के डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। दैट मेक्स इट 3000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10/12। ये याद रखिएगा 10/12 करना, एंड 10,260 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10/12। कुछ इस तरह से आपको चार्ज करना है, मेकिंग इट 625 एंड 1068.75। ठीक है, तो 1068.75 प्लस 625 ओवरऑल 1693.75। आइए आंसर के ऊपर आते हैं। आंसर के ऊपर 1694 राउंड ऑफ किया है, ठीक है, हमने राउंड ऑफ नहीं किया। कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन ऑन मंथली बेसिस, नो इम्पेयरमेंट ऑन द प्लांट अकर्ड अप टू 31 मार्च 2002। Analyze the accounting implications of costs related to production line and to recognize the balance sheet and P&L for the year ending 31st March 2002। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दिखेंगी वो देखने के लिए बता रहे हैं, यानी कि क्या, एसेट का ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रीसिएशन, नेट ब्लॉक। ठीक है, न केवल ये, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है, 12 मार्क का क्वेश्चन है, आपने यहां तक की किया, वेरी गुड, पर आपको 8 ही मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स कहां चले गए आपके? 4 मार्क्स इस बात पे चले गए कि हमने एक ये जो ओवरहॉल देखा था, कहां गया, डिसमेंटलिंग देखा था, कितना, 1360। ये 1360 के ऊपर ये जो 5% दिया है डीकमीशनिंग, इंड AS 37 के कंसेप्ट के ऊपर चला गया। यहां पे भी तो आपको 1360 पे 5% का इंटरेस्ट कॉस्ट दिखाना पड़ता है, पर ये भी सीधी बात है 10 महीने के लिए दिखेगा, ये भी 10 महीने के लिए दिखेगा। तो 1360 इंटू 5% इंटू 10/12 मेकिंग इट 57। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी दिखेगा, इसकी एंट्री हुई इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग में ये 57 और ऐड हो जाएगा। आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर है, तो इसे भी ऐड करने के बाद में हम लोग ओवरऑल आगे बढ़ेंगे। आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर होगा, समझ में आया होगा मैं आपको जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ओवरऑल उसके बेसिस पे बनती है हमारी बैलेंस शीट। आइए आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट, 1 जुलाई 2001 FA Limited acquired 75% of the equity shares of Bolton Limited and gained control of Bolton Limited। ठीक है, 75% शेयर्स से। Bolton Limited has 12 million equity shares। पहली बात समझो, ये Bolton Limited के ओवरऑल शेयर्स है। क्या आपने पूरे खरीदे? नहीं, आपने पूरे नहीं खरीदे। आपने 12 मिलियन का 75% खरीदा। 12 मिलियन का 75% हो गया 9 मिलियन। आपने कितने खरीदे? 9 मिलियन शेयर्स खरीदे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन आर एज अंडर। 1 July 2001 FA issued 2 shares for every 3 shares acquired of Bolton। 2 shares for every 3 shares acquired of Bolton। On 1st July, market value of FA is 6.6 and market value of Bolton is 6। इंड AS 103 पे आ गए, बिजनेस कॉम्बिनेशंस पे परचेज कंसिडरेशन निकालने का क्वेश्चन है ये। पहली चीज ध्यान रखिए कितने शेयर्स खरीदे। दूसरी चीज, जब भी आप शेयर्स लेते हैं और बदले में आप अपने शेयर्स देते हैं, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स का ये कंसेप्ट, कंपनी खरीदते समय हम शेयर्स दे रहे हैं,
ये इंड एस 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट में नहीं आता, पहले ये बात एकदम क्लियर कर लो। 102 में बिजनेस कॉम्बिनेशन रिलेटेड कंसेप्ट्स नहीं आते। 103 आपको ये बोलता है कि जब भी आप ऐसी एंटिटी को अक्वायर करेंगे और बदले में अपने शेयर्स देंगे तो परचेज कंसिडरेशन विल बी फेयर वैल्यू ऑफ योर शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ अक्वायरर्स शेयर, नॉट अक्वायरी। जो खरीद रहा है ना बॉस, उसके शेयर्स लेना है यहाँ पे, यानी जो खरीद रहा है उसके शेयर की वैल्यू कितनी है, उसके शेयर की वैल्यू है 6। समझ में आ रहा है? 6.5 ना, एफए अक्वायर कर रहा है 6.5, सो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय आपने अपने कितने शेयर इशू किए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 मिलियन में आपने अपने 2 शेयर इशू किए हर 3 के बदले, डिवाइडेड बाय 3 into 2, उनके हर 3 के बदले अपने 2, यानी 6 मिलियन। सो 6 मिलियन इंटू 6.5, मैं बोल सकता हूं 39 मिलियन आपने पे किया है फॉर परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है कंसेप्ट? 39 मिलियन परचेज कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2002, ठीक है। डिटेल ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज एज अंडर। परचेज कंसिडरेशन में 3 पॉइंट, तीनों परचेज कंसिडरेशन ही होंगे। दूसरा वाला 30 जून 2002, यानी आज से 1 साल बाद, मैं यहां लिख लेता हूं 1 year later। 1 year later, FA Limited will pay cash 7.15 million to the former shareholders who sold their shares to FA on 1st July. They would be needed to pay an interest at the rate of 10% of borrowing. मैं कुछ पेमेंट अगर आज देता हूं, ये भी पीसी का पार्ट है, मैं कुछ पेमेंट बाद में दूंगा, वो भी पीसी का पार्ट है, पर यानी ये भी पीसी का पार्ट हुआ। पर क्योंकि आप पेमेंट 1 साल बाद देने की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं क्या कंसिडर करूंगा यहां पे, उस पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। उस पेमेंट का क्या लेंगे अपन? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है, क्योंकि 1 साल बाद दे रहे हो तो सीधी बात है इंटरेस्ट एलिमेंट हटा देना चाहिए। 7.15 पे करेंगे और नॉर्मली 10% का इंटरेस्ट रेट होता है, तो मैं क्या करूंगा 7.15 को डिवाइड कर देता हूं 10% यानी 1.1 से, तो ये आता है 6.5 मिलियन। ये भी आपके परचेज कंसिडरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। यहां 75% मत ले लेना, आपने बोला है आप इतना कैश देंगे। तीसरा 30 जून 2003, 30 जून 2003 यानी कि 2 year later, ठीक है। 2 year later, FA Limited may make a cash payment of 30 million। मैं पे कर सकता हूं 30 million to the former shareholders of Bolton who sold their shares to FA on 1st July 2001. 1st July 2001. This payment is contingent upon the revenue of FA growing by 15%. Contingent on revenue of FA growing by 15% over the 2-year period. Over the 2-year period from 1st July 2001 to 30th June 2003. From 1st July 2001 to 30th June 2003. On 1st July 2001, the fair value of contingent consideration was 25 million. On 31st March, the fair value is 22 million. तो ये आगे की कहानी बता रहा है आप लोगों को। खैर हम आगे की कहानी के ऊपर जाएंगे बाद में। फिलहाल समझिए कि ये जो कंसिडरेशन आप देने की बात कर रहे हैं, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, एंड इंड एस 103 आपको बोलता है एनी कंसिडरेशन इज कॉन्टिंजेंट, जो फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंड करता है। स्टिल आपने कमिट किया है तो आपके लिए ऑब्लिगेशन है, इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर पीसी। और इस समय इसकी फेयर वैल्यू, इस समय आप क्या इंक्लूड करेंगे? इसकी फेयर वैल्यू, इसकी प्रोबेबल वैल्यू, कि इसकी प्रोबेबल ओवरऑल आप इसमें क्या रिकवर कर सकते हैं, वो वाली वैल्यू आपकी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पार्ट में है, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अभी हम सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 30 जून 2003 तक के अगर मैं FA लिमिटेड के यहाँ पे पेमेंट्स की बात करूँ तो आप बोल रहे हो 30 मिलियन, पर इसका फेयर वैल्यू दिया गया है आपको ऑन 1st जुलाई, द फेयर वैल्यू इज 25 मिलियन। जिस दिन हमने अक्वायर किया उस दिन की फेयर वैल्यू है 25 मिलियन। तो ये हो गया हमारे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट। तो ओवरऑल अगर देखेंगे 39 प्लस 6.5 प्लस 25 70.5 है आपका परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। आइए पहले मैं यहां तक के मैच कर लेता हूं, फिर कहानी को आगे बढ़ा देंगे। मेथड 1, मेथड 2 ये NCI वैल्यूएशन कर रहा है, नेट एसेट अक्वायर्ड, अरे वर्किंग नोट 1, $39 6.5 25, ठीक है, 39 6.5 25, सो इट मैचेस। फर्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। 1st July 2001, carrying value of identifiable net assets of the entity are 60 million.
इसके ऊपर बाद में आते हैं। 1 जुलाई 2001 द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स टोटल 70 मिलियन, द डिफर्ड टैक्स इज 20%। कंसेप्ट इंड एस 12 के ऊपर चला गया। ठीक है, तो काफी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर में पूछने की कोशिश की गई है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपने कुछ एसेट्स को अक्वायर किया है, एंटिटी को अक्वायर किया है जिसकी कैरिंग अमाउंट है एसेट्स की 60, पर इसकी फेयर वैल्यू है 70। जाहिर सी बात है, आप जब इन एसेट्स को अक्वायर करोगे तो आप कितने पे अक्वायर करोगे, आप अक्वायर करोगे 70 पे। आपके बुक्स में ये एसेट्स कितने पे दिख रहे होंगे, आपके बुक्स में ये एसेट्स 70 पे दिख रहे होंगे, ना कि 60 पे दिख रहे होंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए इस कंसेप्ट के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 70 मिलियन के ऊपर में आप अक्वायर करने की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 10। कंसिडर इट टू बी फिक्स एसेट, कंसिडर इट टू बी फिक्स एसेट। भैया मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी टेक ओवर करता हूं, समझो तुमसे मैं तुम्हारी कंपनी टेक ओवर करता हूं, तुम्हारे बुक्स में कैरिंग अमाउंट 70 मिलियन 60 मिलियन था, मैंने एसेट 70 में अक्वायर कर लिया। सीधी बात है, मैं मेरे बुक्स में 70 पे रिकॉर्ड करूंगा, पर कंपनी वही है, कंपनी वही है, लीगल एग्जिस्टेंस वही है, सिर्फ मैनेजमेंट बदला। कंपनी वही, लीगल एग्जिस्टेंस वही, मैनेजमेंट बदला। इनकम टैक्स कभी नहीं मानेगा 70 का वैल्यूएशन। इनकम टैक्स बोलेगा भैया कंपनी वही, डेप्रिसिएशन वही ले रहा है, सब कुछ वही ले रहा है, तो तुमको हम 70 अलाउ कैसे करें? ऐसा थोड़ी, तुमने एसेट्स खरीद के अपने बुक्स में दिखाया होता बात अलग होती, यहाँ पे तुमने वो नहीं किया ना, तो हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा। यानी होगा क्या, मुझे डिप्रिसिएशन 60 पे ही मिलेगा, 70 पे नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 जिसके ऊपर मुझे कभी डिप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, पर मैं बुक्स में तो दूंगा। इनकम टैक्स में नहीं मिल रहा है, बुक्स में तो लूंगा। यानी आज जब मैं इस एंटिटी को अक्वायर कर रहा हूं ना बॉस, ये 60 पे मैं अक्वायर कर रहा हूं, 70 पे अक्वायर कर रहा हूं, कैरिंग अमाउंट 60, आज मैं जानता हूं ये 10 के डिफरेंस पे मुझे डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, जिसके कारण मैं फ्यूचर में डिप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, पर इनकम टैक्स में मुझे ये डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण मैं ये जानता हूं कि फ्यूचर में इस वैल्यू के कारण मुझे टैक्स भरना पड़ सकता है। ऐसे टैक्सेस को बोलते हैं डिफर्ड टैक्सेस। कीपिंग द कंसेप्ट असाइड, ऑलवेज रिमेंबर, if fair value under business combination of net assets, fair value of business combination under net assets is more than carrying amount, more than carrying amount, इसके कारण डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। क्या बनता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये भी आपने जो एसेट्स अक्वायर किए उसका पार्ट है, ये भी आपने जो एसेट्स अक्वायर किया उसका पार्ट है। तो आप ये समझिए कि आपने एसेट्स अक्वायर किए हैं 70 मिलियन के, पर मैं इसमें से माइनस करूंगा, नेट एसेट्स निकालना ना, नेट एसेट्स, लायबिलिटी माइनस करूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी इन एसेट्स का पार्ट है। दोनों का डिफरेंस है 10, 60 70 दोनों का डिफरेंस है 10, उसका 20% 2, यानी कि मैंने नेट एसेट्स अक्वायर किए हैं 68 मिलियन के। ठीक है, 68 मिलियन के। शुड आई कम डाउन टू द आंसर? ये देखिए यहाँ आपको नेट एसेट्स मिलेंगे 68 मिलियन के। मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 9th मंथ पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2002, ये तो कहानी को आगे लेके चला गया। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हम बाद में पढ़ने वाले थे। मैं लास्ट पैरा पे आता हूँ। कंप्यूट इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल under both methods permitted under relevant Ind AS for the initial computation of नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर करने के दो तरीके हैं, इम्पेयरमेंट पे हम बाद में आएंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड, एक होता है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड मतलब एनसीआई के पास कितने शेयर्स है अक्वायरी के, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ अक्वायरी, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा फेयर वैल्यू? अक्वायरी, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कौन से दिन? एक्विजिशन वाले दिन। क्लियर कंसेप्ट मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? ठीक है। और दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट एसेट, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उनका जितना प्रोपोर्शनेट शेयर है, उनका जितना प्रोपोर्शनेट शेयर है। तो अगर मैं यहां मेथड 1 की बात करूं तो देखो आपने कुछ 6 मिलियन शेयर्स लिए सामने वाले के बराबर, 9 मिलियन टोटल थे, 6 मिलियन तो बचे हुए 3 मिलियन उनके पास है, मल्टीप्लाइड बाय 6 है ना भाई फेयर वैल्यू, 6 यस 18। मेथड 2 68 के नेट एसेट्स है, 25% है उनका, 75% आपने अक्वायर किया था बराबर, तो 25% उनका, 68 इंटू 25% मेकिंग इट 17। तो एक वैल्यू में 18 आता है, एक मेथड में 17 आता है। आइए इसको भी मैच कर लेते हैं। 18, ये थोड़ा अलाइनमेंट इशू है, ये यहाँ का 17,000 होगा। ठीक है, सो अगेन समथिंग दैट मैचेस। क्लियर? चलो बॉस, मैंने तो मेरी तरफ से काफी कोशिश की है काफी सारी चीजों को आप लोगों को समझाने की। लास्ट पार्ट आता है आपका गुडविल या बार्गेन परचेज। एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए, परचेज कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस नेट एसेट्स। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये गुडविल कहलाता है, नेगेटिव आया तो बार्गेन परचेज। मेथड 1 की अगर मैं बात करूं
तो हमने निकाला था कुछ 70.5 का परचेज कंसिडरेशन। मेथड 1 में हमने एनसीआई निकाला था 18, नेट एसेट 68। दोनों ही मेथड में सिर्फ एनसीआई बदलेगा और कुछ नहीं बदल रहा है। सो 70.5 प्लस 18 माइनस 68 मेकिंग इट 20.5 का गुडविल। और मेथड 2 की अगर हम बात करें तो 70.5 प्लस 17 माइनस 68, 70.5 प्लस 17 माइनस 68 मेकिंग इट 19.5 का गुडविल। जो ऊपर वाला हमारा मेथड है उसको बोलते हैं टोटल गुडविल मेथड, टोटल गुडविल मेथड। और नीचे वाले मेथड को देखा जाए तो बोलते हैं पार्शियल गुडविल मेथड। आइए एक कंसेप्ट और समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं टोटल गुडविल मेथड की बात कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पे जो गुडविल निकला है इसमें एनसीआई का भी गुडविल कैलकुलेट किया है और होल्डिंग का भी कैलकुलेट किया है। वहीं दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सिर्फ होल्डिंग का गुडविल कैलकुलेट हुआ है। ये मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूं अंडर मेथड 2। देखिए, आपने 70.5 में 75% एसेट्स खरीदे, 25% तो एनसीआई के हो गए। आपका अधिकार 75% एसेट्स पे है, यानी 68 इंटू 75, 68 है ना, इंटू 75। अगर मैं 51 माइनस करूं, अगर मैं 51 माइनस करूं तो ये हो जाता है 19.5। सेम आ गया, ठीक है। यानी गुडविल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का कैलकुलेट हुआ है। हाँ भाई, कंप्यूट इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। कंप्यूट क्या करना है? इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के लिए बीच का पैरा मैंने छोड़ा था, परचेज कंसिडरेशन का कंसेप्ट मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं इस पैरा के ऊपर आ जाता हूँ। ड्यूरिंग द 9 मंथ्स पीरियड एंडिंग 31 मार्च, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक की बात कर रहा है ये आपसे। Bolton has poorer than expected performance. 31st March 2002 expected that FA Limited will recognize impairment on goodwill amounting to 10% of the computed value. 10% of the computed value. देखो सिंपल सी कहानी है, एकदम सिंपल बता देता हूं मैं आप लोगों को। मेथड 1, मेथड 2, आपने जो गुडविल कैलकुलेट किया अंडर मेथड 1 वो था 20.5 और मेथड 2 में 19.5। ये है टोटल गुडविल मेथड, ये है पार्शियल गुडविल मेथड, करेक्ट यही है। हम लोग जब यहां पे इंपेयरमेंट निकालेंगे तो इंपेयरमेंट इज 10%, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो 2.05 और 1.95, ठीक है। अब इसके बाद समझिए कि होल्डिंग कंपनी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कितना कितना बटेगा। पहला वाला केस था टोटल गुडविल मेथड, सीधी बात है, इंपेयरमेंट निकला है तो कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, दोनों को इक्वली मिलेगा, यानी 75-25% उनका जो शेयर ऑफ होल्डिंग है उसमें दोनों को मिलेगा 0.5125। पर वहीं अगर मैं दूसरा वाला मेथड बोलूं तो दूसरे वाले मेथड में आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का तो गुडविल लिया ही नहीं। 19.5 is proved to be complete goodwill of only होल्डिंग कंपनी, तो इंपेयरमेंट भी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का रहेगा। ऐसे में इंपेयरमेंट सिर्फ होल्डिंग को जाएगा, एनसीआई को नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? दिस इज द कंसेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू कवर ओवर हियर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन की बेसिक बातें पूरी क्लियर होगी। कुछ और बातें जो ये क्वेश्चन ने मांगा नहीं है पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो 1 ईयर लेटर लिखा है उसकी बात करते हैं। आप कैश पेमेंट दे रहे हैं, कैश पेमेंट, इसे आप अपने बुक्स में लायबिलिटी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कैश में पे कर रहे हैं। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करते समय इस अमाउंट के ऊपर, वो जो 6.5 मिलियन है ना, उसके ऊपर इस साल के एंड में, इस साल के एंड में 10% ऑफ 7.15, 10% ऑफ 6.5, 10% ऑफ 6.5 फॉर 9 मंथ्स, 10% ऑफ 6.5 फॉर 9 मंथ्स इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट होगा किसकी बुक्स में? होल्डिंग, सब्सिडियरी नहीं। सब्सिडियरी में लिख दिया तो आप बांट दोगे दोनों के बीच में, होल्डिंग और एनसीआई, नहीं, सिर्फ होल्डिंग। लायबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। दूसरा वाला पार्ट, 2 ईयर लेटर वाला पार्ट, कंटीजेंट कंसिडरेशन को हर ईयर के एंड में फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। यहां पे भी कैश पेमेंट की बात हो रही है, इसीलिए लायबिलिटी है, इक्विटी नहीं है। अगर वहां शेयर्स लिखे होते तो हम इक्विटी मानते हैं। यहां तक के समझ गए? तो ऐसे में यहां पे वो जो 25 मिलियन है, वो 25 मिलियन की फेयर वैल्यू आपने 22 मिलियन निकाली, तो हम 3 मिलियन का लॉस, 3 मिलियन का लॉस होल्डिंग कंपनी की बुक्स में एक्सपेंस बुक करेंगे। होल्डिंग कंपनी की बुक्स में, सॉरी गेन, गेन, लायबिलिटी कम होगी ना आपकी, 25 से 22 होगी, गेन, गेन बुक करेंगे किसकी बुक्स में? होल्डिंग कंपनी की बुक्स में, एज ट्रांसफर टू पीएनएल। आई होप यहां तक के 2 क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से क्लियर होंगे। तो आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। During the year ending 31st March 2002, Blue Oceans Group changed its accounting policy for depreciating property, plant and equipment so as to apply components approach fully.
कंपोनेंट्स अप्रोच लगाना चाहते हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हमेशा आपको एक बात बोलता है, ध्यान रखिए कि अगर आप पॉलिसी बदलते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिवली बदलेंगे। यानी आज अगर आप कंपोनेंट अप्रोच लगा रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाइए और रेट्रोस्पेक्टिवली आपको ये अप्रोच लगाना पड़ेगा। इन ईयर्स बिफोर 2001-2002 Blue Ocean Group's assets they were not sufficiently detailed to apply component approach. आपके पास इतने डिटेल में अकाउंट्स अवेलेबल ही नहीं थे कि आप कंपोनेंट अप्रोच लगा सकें। At the end of 31st March 2001, management commissioned an engineering survey करवाया आपने, which provided information for components held and fair value, useful life, estimated residual value, depreciable amount in the beginning of 1-2. द रिजल्ट्स आर एज अंडर। तो उन्होंने आपको बताया कि कॉस्ट इज 25,000, डेप्रीसिएशन 14 अब तक का, नेट बुक वैल्यू 11, डेप्रीसिएशन अगर ओल्ड बेसिस पे देखें तो 1500 आना चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन में एसेट का वैल्यू 17,000 निकला है, रेसिडुअल वैल्यू 3,000 निकला है और रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स। तो अब कंपोनेंट वाइज स्प्लिट तो उन्होंने नहीं दिया, पर ये एक ओवरऑल जनरल स्प्लिट होगा। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोला वैल्यूएशन 17 है, रेसिड्यू तो 3 रह गई, ओवरऑल कंपोनेंट्स का एवरेज शायद 7 ईयर्स का लाइफ होगा। तो अब उन्होंने अगर आपको क्या है, एग्जाम में हर कंपोनेंट वाइज पूछेंगे तो क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा कट शॉर्ट किया है। शायद कुछ और मोटिव है अभी भी पूछने का, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। However, survey did not provide sufficient basis for reliably estimating the cost of these components. सर्वे में कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स को रिलायबली एस्टिमेट करने का कोई बेस नहीं था। That had not previously been accounted, जिसकी previously accounting नहीं हुई है, and the existing record before the survey did not permit this information to be reconstructed. इसे reconstruct करने का भी scope नहीं था। समझ में आया? यानी रेट्रोस्पेक्टिव जाने का स्कोप यहां पे खत्म किया गया है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एक और बात बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशंस के लिए। वो आपको बोलता है कि भैया अगर तुम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कैलकुलेट कर सकते, पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए रेट्रोस्पेक्टिवली किसी चीज को कैलकुलेट करना, लेट से, तो ऐसे में आपने प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग कर लेना चाहिए जिस दिन से इट इज प्रैक्टिकेबल कि हम लोग इसकी कंपोनेंट वाइज अप्रोच लगा सकें। जिस दिन से इट इज पॉसिबल वहां से लगा दीजिए। यानी यहां पे देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है, आपके पास सर्वे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, पुरानी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सो कैन वी इग्नोर इट? यस वी कैन इग्नोर इट। इंडिया से इट अलाउ करता है बिकॉज इट वाज नॉट प्रैक्टिकेबल। मतलब आप एक इंजीनियर को अपॉइंट करेंगे, आप पूरी रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन निकाल लेंगे, आप समझिए उसका कॉस्ट कितना ज्यादा है, एंड अल्टीमेटली इट इज अ डेड वेस्ट लॉस। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कुछ नहीं है, तो यस ये भी इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का एक रीजन बन सकता है एज पर इंडिया सीट। तो आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर्ड how to account for each of the two aspects of accounting change. They determined that it was not practicable to account for the change to a fuller component approach retrospectively. ठीक है, not practicable उन्होंने क्लियर कर दिया है वहां पे, to account for change prospectively from 1-2. Change from cost model to revaluation model. हम कंपोनेंट अप्रोच भी चेंज कर रहे हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर भी जा रहे हैं। अब रिवैल्यूएशन इज 17,000, ये भी उन्होंने बता दिया आपको, is required to be accounted prospectively. अब क्वेश्चन बोल रहा है तो अपन कर देते हैं, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल होगा, सेम रीजन, तो इसलिए हम प्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट दे विल अप्लाई ब्लू ओशन ग्रुप न्यू पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली। टैक्स रेट 30%। जब भी ये दिया है समझ जाओ कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का इंपैक्ट भी लेना है, टैक्सेस का, डिफर्ड टैक्सेस का भी इंपैक्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा। Compute the impact of change in accounting policy related to change in carrying amount of property, plant and equipment under revaluation method, and impact on taxes based on the basis of information provided. Show the impact of each item affected on financial statements by analysis of the procedure. हाँ भाई, तो मुझे यहाँ इंडेस 8 का भी इंपैक्ट बताना है, इंडेस 16 का भी इंपैक्ट बताना है, इंडेस 12 का भी इंपैक्ट बताना है। मैं क्या करूंगा, एसेट को सबसे पहले तो 17,000 पे वैल्यू कर दूंगा। 17,000 पे वैल्यू किया मैंने एसेट को, पर एसेट एक्चुअली मेरे बुक्स में दिख रहा था 11,000 का, तो आपने 6,000 से वैल्यू बढ़ा दी। आपने 6,000 से वैल्यू बढ़ा दी मतलब आपने किया रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पे आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस, और आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 6,000 से बढ़ा दी। देखा जाए तो अगर मैं इंडिया 16 लगाऊं तो देयर आर टू मेथड्स, एलिमिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड एक होता है और दूसरा होता है आपका प्रोपोर्शनेट इंक्रीज मेथड। एलिमिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड अगर मैं लगाऊं तो ये 14,000 पूरे तरीके से हम जीरो कर देंगे,
कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो 25,000 है, ये 25,000 को हमें रिड्यूस करके लेके आना है 17,000 पे। तो 25,000 माइनस 17,000, कुछ 8,000 से आप वैल्यू को कम कर रहे हैं, 8,000 से। तो अगर मैं उस मेथड को लगाऊं तो इट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 14,000 टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,000, 8,000 से हम उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, टू रीवैल्यूएशन सरप्लस 6,000। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने एसेट को रीवैल्यू कर दिया, आपने फेयर वैल्यू को ज्यादा कर दिया कैरिंग अमाउंट से, दिस इज कैरिंग अमाउंट, दिस इज फेयर वैल्यू, यू हैव इंक्रीज्ड इट। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इंड AS 12 का इंपैक्ट बताया था, व्हेनेवर फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट डिफरेंस लीड्स टू डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये याद कर लो इस चीज को, ठीक है ना। अभी अपन इंड AS 12 डिस्कस तो नहीं कर सकते इतने से टाइम में, MTP के पेपर के अंदर में बीच में कहां से डिस्कस करेंगे ना, तो इग्नोर दैट। ये वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है ये सीधा सीधा आपके लिए क्या लेगा, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो यस, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड, और ये भी रूट होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस से ही। अच्छा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ RS to DTL, प्लीज डोंट यूज द वर्ड्स इन एग्जाम। रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा का पूरा वर्ड यूज कीजिएगा। 6,000 पे आपको टैक्स रेट बताया गया है, टैक्स रेट 30%, 30% मेकिंग इट 1,800, क्लियर, 1,800। हाँ भाई, अब देखो, अब अगर मैं आपके नए डेप्रीसिएशन की बात करूं तो नया डेप्रीसिएशन है आपका 17,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 7, यानी 14,000 डिवाइडेड बाय 7, 2,000 रुपए का आपका डेप्रीसिएशन हुआ। और पुराने मेथड से आपका डेप्रीसिएशन आ रहा था 1,500, सो देयर इज अ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ 500 जिसका हम अलग से डिस्क्लोजर देते हैं, इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का फाइनेंशियल इंपैक्ट है ये। इसीलिए न केवल ये, आपका डेप्रीसिएशन 500 से बढ़ा, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रीसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,000। इनकम टैक्स के हिसाब से भी तो डेप्रीसिएशन 1,500 ही रहा होगा, मतलब इफ आई अज्यूम द ओल्ड मेथड टू बी द बेस, और उन्होंने टैक्स रेट दिया इसीलिए कर रहे हैं ये सब। तो आपका अब जो नया डेप्रीसिएशन है 2,000, इफ आई कंपेयर इट टू 1,500, इफ आई कंपेयर इट टू 1,500, सीधी सीधी बात है 500 रुपए का एडिशनल डेप्रीसिएशन इज रिवर्सल ऑफ दिस रिवैल्यूएशन सरप्लस। आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया और अब वो रिवर्स हो रहा है, बराबर। लॉजिक समझिए ना, एसेट की वैल्यू 6,000 से बढ़ा दी, अब 500 का डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब इंपैक्ट कम हुआ। या इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूं कि आपने डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाई थी ये सोच के कि फ्यूचर में लाइबिलिटी आएगी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, जहां 500 का डेप्रीसिएशन आपको डिसअलाउ कर दिया। 1,500 विल बी अलाउड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपने 2,000 चार्ज किया है, 500 डिसअलाउ कर दिया, तो 500 पे वो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आज पे करने की बात आ गई, बराबर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिवर्स दिस डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एंड रिमेंबर इस बार मैं P&L से करूंगा। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन P&L में चार्ज होता है, इसलिए रिवर्सल P&L से होगा। ऐसा मत सोचना कभी कि डिफर्ड टैक्सेस जहां से क्रिएट होते हैं रिवर्स भी वहीं से होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये कितने पे होगा, ये होगा इस 500 पे। क्या रेट से, टैक्स का रेट आपका 30% है, तो 500 के ऊपर अगर मैं 30% लूं तो इट इज 150, तो 150 के बेसिस पे हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया? आइए थोड़ी बहुत बातें अब इस आंसर से मैच करते हैं। आंसर में दिया है 17,000, 3,000, 2,000 का डेप्रीसिएशन, सो वी आर सेम। ये जो पैराज है ये वो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे आपसे कि भाई इम्प्रैक्टिकेबल है रेट्रोस्पेक्टिवली करना है, इसीलिए वो सब चीजें। हाँ, तो भाई 6,000 से आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई, टैक्स 1,800, सो वी आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, अपन ने भी शायद 1,800 ही निकाला था, यस। 4,200 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ उन्होंने नेट बताया, मैंने आपको 2 जर्नल एंट्रीज में बताया, हमारा भी नेट इंपैक्ट सेम ही था। 500 रिडक्शन इन टैक्स 150, यस, सो वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, किसी प्रकार का कोई दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अंदर में। सो आई होप यहाँ तक के तो आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर होगा। सो इट इज टाइम टू मूव अहेड, लेट्स लुक एट बी पार्ट। ब्लूबेरी लिमिटेड entered into following transactions during the year ending 31st March 2002। 3 ट्रांजैक्शंस है, मैं पहले नीचे पढ़ लेता हूँ क्या बोला है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट relevant extracts from the financial statement for the year ending 31st March 2002 of transactions related to financial instruments. Blueberry Limited designates financial assets at FVTPL only when this is unavoidable. Unavoidable है तो ही दिखाता है, यानी कि क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 का, और क्वेश्चन चाहता है 3 पॉइंट दिए हैं तो आप स्प्लिट कीजिए, फाइनेंशियल एसेट का होगा, लिखा भी है फाइनेंशियल एसेट,
फाइनेंशियल एसेट के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफवीटीपीएल, एफवीओसीआई। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, बताइए कौन सा क्या है। मैं आपको एक पास्ट ट्रेंड बताता हूँ, मैंने डिप्लोमा इन आईएफआरएस के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस हमेशा से ही सॉल्व किए हैं हमारे सारे वीडियोस के अंदर में। तो उन क्वेश्चंस के अंदर में मैंने एक ट्रेंड हमेशा देखा है, जब भी ऐसे 3 पॉइंट आते हैं ना, मतलब एक अमोर्टाइज कॉस्ट का होता है, एक एफवीटीपीएल, एक एफवीओसीआई। तो पहले दिमाग में क्लियर रखो, इन तीनों में से एक एसीएम होगा, एक एफवीटीपीएल, एक एफवीओसीआई, क्योंकि इंस्टीट्यूट का बेस भी डिप आईएफआरएस के ही क्वेश्चंस होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखो। ये क्वेश्चन भी वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं तो जानता हूँ ये क्वेश्चन वहां से लिया हुआ है, पर मैं आप लोगों के दिमाग में को पिक्चर वैसे ही क्रिएट कर देना चाहता हूँ। इट मेक्स इट ईजी फॉर यू टू डिटरमाइन। आपने 2 डिटरमाइन के लिया, तीसरा अज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड मतलब कि क्या होता है, जो 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला, आपका बिजनेस मॉडल है कि आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट को मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, आपका मॉडल ही है, आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे। दूसरा, मैच्योरिटी डेट पता है। तीसरा, मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट पता है, फिक्स्ड है। तीसरा, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, और वो इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो उसके अंदर में आपका बिजनेस मॉडल है टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट टिल इट्स मैच्योरिटी, पहला, या फिर इन बिटवीन अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेटर, तो री इन्वेस्ट ओवर देयर, री इन्वेस्ट यानी यहां से एग्जिट करके वहां पे एंटर, अगर ऐसा मॉडल है आपका। या फिर एटलीस्ट वो डेरिवेटिव नहीं है, नॉन डेरिवेटिव है, यानी कि नॉन ट्रेडेबल नॉन डेरिवेटिव है, तो ये भी आप मतलब एफवीओसीआई में अकाउंट कर सकते हैं, या फिर आपका इंटेंशन ही है कि आपको एफवीओसीआई अकाउंटिंग करना है। द लास्ट वन इज एफवीटीपीएल, जहां पे ट्रेडेबल यानी जहां आप ट्रेड कर रहे हैं या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, उनकी अकाउंटिंग को कवर किया गया है। आई होप यहां तक के क्लियर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बस एक रफ ओवरव्यू दे दिया आपको तीनों मॉडल्स का। एंटर्ड इनटू स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट रेट, स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, ऑप्शन डेरिवेटिव हो गया, 10,000 to borrow 60 lakh from Exxon Bank commencing 30th June for 6 months at 4%। इंटरेस्ट रेट स्वैप दिखता है, ये दिखने में डेरिवेटिव है, मेरे हिसाब से एफईटीपीएल अकाउंटिंग होगी, ठीक है। परचेज 6% डिबेंचर्स इन फॉक्स लिमिटेड ऑन 1st April 2001 for 1,50,000, intends to hold the debenture till its redemption, मैच्योरिटी तक होल्ड करना है, at a premium in 5 years time, effective interest rate 8%। तो हाँ भाई, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड है, प्रिंसिपल डिटरमाइंड है, मैच्योरिटी तक के होल्ड करने का इंटेंशन भी है, मैच्योरिटी डेट भी पता है, सारी कंडीशंस आपकी हो गई सेटिस्फाई, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। परचेज 50,000 shares in Cox Limited on 1st October 2002 for 3.5 each at an investment. The share price on 31st March 2002 was 3.75। तो 50,000 शेयर्स खरीदने की बात हुई है 1 अक्टूबर 2002 को, 3.5 ईच शेयर्स है। अब शेयर्स की तो मैच्योरिटी डेट होती नहीं, ट्रेडिंग कहीं पे भी लिखा नहीं है। एक बात ध्यान रखो, मैच्योरिटी डेट नहीं होती शेयर्स में, यानी एसीएम तो एग्जिट हो गया, या तो एफईओसीआई या एफईटीपीएल। ट्रेडिंग लिखा होता तो एफईटीपीएल बोल देता, नहीं है तो एफईओसीआई। कुछ भी कंफ्यूजन होगा, मैंने पहले ही बोला ए में एफईटीपीएल क्लियर हो गया, यानी कि सी इज एफईओसीआई, तो इसकी अकाउंटिंग होगी एफईओसीआई। अब अकाउंटिंग क्या बताना है, सिंपल है। पहले वाले में उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग वैल्यू थी 10,000, क्लोजिंग इज 15,250, तो आप 5,250 का गेन पीएनएल में डाल देंगे। ए बी में आप 8% का इंटरेस्ट दिखाएंगे, 8% का इंटरेस्ट। सी में आप 3.5 का 3.75 हो गया, वो 0.25 इंटू 50,000 को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल देंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर सी। मिस्टर अतुल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्स, plays a vital role in the management of X and contributes to major decision making of the organization. Pays a sitting fees of 2 lakh, ठीक है, sitting fees 2 lakh rupees. Throughout the year he has held 5 such meetings. Then there is a non-executive director, Mr. Naveen, who attends 5 board meetings, 1,50,000 per meeting. Accountant believes that they, being not employees of the organization, their fees is not to be disclosed as related party transaction. तो पहली बात एक ध्यान में रखिए, Ind AS 19 employee benefits, employee includes directors, employee include director, with a full time part time employee include director, यानी ये सारी सिटिंग फीस एम्प्लॉई कॉस्ट का पार्ट होती है। दूसरी बात, ये एंटिटी के की मैनेजमेंट पर्सोनल से, की मैनेजमेंट पर्सोनल से, केएमपी है ना भाई, वाइटल डिसीजन मेकिंग लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर तो होगा ही। डायरेक्टर है ना यार, कैसे बोल सकते हो कि इनका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं होगा।
पहला वाला डायरेक्टर तो वाइटल इन ले रहा है डिसीजंस, दूसरा वाला डायरेक्टर दो ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पर कभी कभी नए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो यस, ये सारे के सारे आपके केएमपी के पार्ट बनते हैं। तो आइए हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा वो सब यहाँ पे देखते हैं। 5 लाख इंटू 3.5 और वो 3.5 और उसका डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको कहा था OCI में आप डाल दोगे। यहाँ अदर इक्विटी वर्ड यूज हुआ है, ऊपर आप अफेक्टिव इंटरेस्ट 6% बोल रहा है। अफेक्टिव इंटरेस्ट 6%, अफेक्टिव इंटरेस्ट तो 8% था। हाँ 8% का आप फाइनेंशियल इनकम दिखाएंगे, 6% से आपको पैसे मिले हैं वो उन्होंने वहाँ पे अकाउंट किया है, ठीक है। और सी पार्ट में यस दे आर रिलेटेड पार्टीज, तो डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी के बेसिस पे होगा, इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ तक के डिस्कस किए, ये 2 क्वेश्चंस हुए हैं, ये दोनों भी क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। यहाँ पे हम लोग ये वाला पार्ट एंड करते हैं। चलिए।